नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर के बारे में जानकारी देंगे और कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट से जुड़े नियम कानून आपको बताएंगे। आज कारोबार करने वालों के सामने तमाम तरह की कानूनी समस्याएं उभरती हैं। साथ में उद्योगों में काम करने वाले कामगारों को भी कानूनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है। देश में कई तरह के श्रम और औद्योगिक कानून हैं। कुछ नए कानून लाए भी गए हैं। आज लगभग पूरे देश में ठेका वर्कर या कॉन्ट्रैक्ट लेबर धड़ल्ले से रखे जा रहे हैं। हर कोई इस नाम से वाकिफ है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है तो उसे क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्या क्या उसके हक होते हैं। अधिनियम मुख्य नियोजक और ठेकेदार पर कई जिम्मेदारियां हैं। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करनी होती हैं। ठेकेदार का कर्तव्य होता है कि वो नियोक्ता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में मजदूरी का वितरण सुनिश्चित करे। तो ये थी कुछ बुनियादी जानकारी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो नवीन जी, आज आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। फोन नंबर है 01206127 दूसरा नंबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर है 01206127 तो विषय आपकी टीवी स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्ट लेबर से जुड़ी कानूनी जानकारी। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं और कानूनी सलाह ले सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर की कानूनी परिभाषा क्या कुछ है। जी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर किसी ठेकेदार के द्वारा किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए अनुबंध के माध्यम से मजदूरों को नियोजित करने की एक व्यवस्था है, एक प्रणाली है। जब कोई कामगार किसी ठेका मजदूर के रूप में तब जाना जाता है जब उसे मुख्य नियोक्ता की या तो जानकारी में या उसकी जानकारी के बिना कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, है ना, ऐसे कामगारों को एकत्रित करता है और उनको नियोजित करता है मुख्य नियोजक के यहाँ या उसके प्रतिष्ठान में। तो क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के लिए होता है, फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, जिसमें जो लेबर है उसका प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो होता है उसके साथ में कोई डायरेक्ट संबंध नहीं होता है, बल्कि कामगार का जो संबंध होता है वो ठेकेदार के साथ होता है और ठेकेदार का संबंध होता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ। तो जब इस तरीके से कामगार को काम पर लगाया जाता है तो उसको ठेका लेबर कहा जाता है या कॉन्ट्रैक्ट लेबर कहा जाता है। जी सर, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जी, इसके एक्ट को भी समझना चाहेंगे कि इस एक्ट का आखिरकार मकसद क्या है, वो भी हमारे तमाम दर्शकों को थोड़ा विस्तार से समझाइए। बिल्कुल रेशु जी, जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी जी लेबर्स की जो स्थिति रही है वो बहुत अच्छी नहीं रही है। हमारे कई आयोग हमारे आए, है ना, कामगारों की स्थिति पर चर्चा करने के लिए कई आयोग बने, कई समितियों का गठन हुआ, लेबर ब्यूरोज बने, यहाँ तक कि श्रम मंत्रालय की भी स्थापना। इन सब ने कई बार लेबर के वर्किंग कंडीशंस, उनकी मतलब जीवन का जो स्तर है, इन सब का विश्लेषण कई बार किया और जितनी बार भी इनकी जिंदगी का विश्लेषण किया गया और इनके कामकाज का विश्लेषण किया गया तो यह पाया गया कि अनुबंध श्रम की जो प्रमुख चैलेंजेस थे वो थे इनकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर की खराब आर्थिक स्थिति, इनके रोजगार की जो प्रकृति है उसका अनौपचारिक होना,
नौकरी की सुरक्षा की कमी, तो इस तरह के चैलेंजेस हमें नजर आए। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमारे पार्लियामेंट ने कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 लागू किया, जो कि 10 फरवरी 1971 को फाइनली लागू कर दिया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि ठेका मजदूरों के पर्याप्त कामकाज को विनियमित करना, प्रबंधन के हाथों ठेका मजदूरों का शोषण न हो सके उस पर रोक लगाना, उचित एवं रहने योग्य वर्किंग कंडीशंस इनको प्रोवाइड की जाए, है ना जी। इसके साथ साथ जो एडवाइजरी बोर्ड्स बनाए गए हैं उनका कामकाज किस तरीके से होगा उसको रेगुलेट करने के लिए रूल्स बनाना, ये मकसद था, है ना। और संविदा श्रमिकों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों की पंजीकरण प्रक्रिया के संबंध में नियम और शर्तों को बनाना, निर्धारित करना और उसे लागू करना, और अनुबंधों के लाइसेंस की प्रक्रिया जी। और जो जरूरी आवश्यकताएं हैं उनको निर्धारित करके बताया जाना, तथा अधिनियम के तहत यदि अपराध होते हैं या कोई उल्लंघन का मामला सामने आता है तो उसके लिए जो दंडात्मक प्रावधान है उनको उसकी व्यवस्था करना, ये इस कानून का मकसद है। जी सर, ओवर टाइम और सैलरी पर क्या कुछ नियम है, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल रश्मि, देखिए जब भी कोई कामगार जी। काम करता है, जब उसे काम पर रखा जाता है तो एक तो निश्चित किया जाता है कि जो एक निश्चित समय के लिए वो काम पर है उसके लिए उसको पारिश्रमिक दिया जाए, है ना, जिसको मजदूरी कहते हैं। और यदि उस निश्चित समय सीमा से बाहर वो अतिरिक्त काम करता है तो उसको ओवर टाइम भी दिया जाना चाहिए। तो इसके लिए जो प्रावधान है सेक्शन 21 में ये प्रावधान किया गया है कि ठेकेदार को जो भी अनुबंधित श्रमिक है जिसको नियोजित किया गया है उसको मजदूरी का भुगतान जो है करने की जिम्मेदारी ठेकेदार के ऊपर रखी गई है। और जो भुगतान का समय है वो जिस निश्चित समय के लिए उस कामगार को काम पर रखा गया है उस समय की समाप्ति से पहले देना होता है। मान लेते हैं यदि डेली वेजेस पर रखा गया है कामगार को, तो दिन का समापन जैसे ही होता है वो अपना काम खत्म करता है, उसको दैनिक मजदूरी देना अनिवार्य हो जाता है ठेकेदार के लिए। वही ये भी प्रावधान हो सकता है कि यदि महीने भर के लिए काम पर रखा गया है तो महीना जैसे ही पूरा होता है तो उसे मासिक वेतन दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो भी प्रमुख नियोक्ता है जिसके लिए ठेकेदार ने कामगारों की व्यवस्था की है उसके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई है कि वो एक अपने कंपनी से या अपने प्रतिष्ठान से किसी व्यक्ति को नामांकित करेगा जो कि उस प्रमुख नियोक्ता का प्रतिनिधि होगा जी। और जो भी वेतन या मजदूरी है ठेकेदार को इस प्रतिनिधि के समक्ष इसकी मौजूदगी में देना होगा और प्रतिनिधि को सर्टिफाई करना होगा कि लेबर को जो है जो उसकी समुचित मजदूरी है वो दे दिया गया है। और यदि ठेकेदार मान लेते हैं कि जो निर्धारित अवधि है, जो समय सीमा है, उसके अंदर यदि भुगतान नहीं करता है मजदूरी का, तो इस स्थिति में जो प्रमुख नियोक्ता है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है कि यदि कॉन्ट्रैक्टर फेल हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पेमेंट करेगा और बाद में वो रिकवर कर सकता है कॉन्ट्रैक्टर से। जी सर, लगातार आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं लेकिन कुछ और सवाल मन में हैं वो भी आपसे यहाँ पूछेंगे, लेकिन विषय से संबंधित अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आज के विषय पर हमें जानकारी दे रहे हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, अगर कोई ठेकेदार किसी कॉन्ट्रैक्ट लेबर को शोषित करता है तो वो क्या करे? देखिए, यदि कोई ठेकेदार कॉन्ट्रैक्ट लेबर को शोषित करता है
तो लेबर जो है इसकी शिकायत कर सकता है। अब यहाँ पर हमें ये चीज भी समझना होगा कि शोषण किस तरीके से हो रहा है। यदि शोषण पैसे ना दे करके किया जा रहा है, ठेकेदार गैर कानूनी तरीके से पैसे रोक के बैठा हुआ है, तो सबसे पहले तो जो शिकायत करनी होती है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करनी होती है। और शिकायत प्राप्त होने के 7 से 15 दिन के अंदर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को कॉन्ट्रैक्टर के बिहाफ पर पेमेंट करके इस शोषण को बंद करना होता है। और यदि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी पेमेंट नहीं करता है तो फिर लेबर जो है लेबर कमिश्नर के यहाँ शिकायत दर्ज करा सकता है। अब यदि पेमेंट के अलावे किसी और प्रकार से शोषण किया जा रहा है और यदि पेमेंट को लेकर के भी शोषण किया जा रहा है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को आपने शिकायत कर दिया और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर भी उसका आपके शिकायत का निस्तारण नहीं कर रहा है, तब क्या करें? ऐसी स्थिति में लेबर जो है कंसर्न लेबर कमिश्नर के यहाँ पर, चाहे वो राज्य सरकार का लेबर कमिश्नर ऑफिस हो या केंद्र सरकार का, जो भी एप्लीकेबल है उस लेबर के मामले में, वहां पर शिकायत कर सकता है। अब ये चीज कैसे हम निर्धारित करेंगे? मान लेते हैं कि लेबर या तो स्टेट गवर्नमेंट में या किसी स्टेट के अंदर किसी प्राइवेट कंपनी में उसको काम पर रखा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में लेबर को जब भी अपनी शिकायत दर्ज करानी होगी तो राज्य सरकार द्वारा जो स्थापित लेबर कमिश्नर ऑफिस है, वो जिस किसी भी जिले के लेबर कमिश्नर के अंतर्गत आता हो, उस जिले के लेबर कमिश्नर के यहाँ अपनी शिकायत लिखित रूप में दर्ज करा सकता है। वही यदि जो लेबर है वो रेलवे का कर्मचारी है या मतलब रेलवे में उसे काम पर लगाया गया है या पोस्ट ऑफिस में या IRCTC, एयरपोर्ट, CBSE, SFI या कोयला सेक्टर में, तो ये जो लेबर है जो इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, ये अपने लोकल एरिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रीजनल लेबर कमिश्नर ऑफिस होता है वहां पर शिकायत कर सकते हैं। जब शिकायत करते हैं तो ठेकेदार के साथ साथ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को भी पार्टी बनाना आवश्यक होता है और बेहतर होता है यदि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को प्रतिवादी संख्या 1 के तौर पर नामांकित किया जाए। कंप्लेंट करने के बाद में लेबर कमिश्नर को 30 दिन के अंदर अंदर आपके शिकायत इनको नोटिस करना होगा प्रतिवादी को और आपके शिकायत का निस्तारण उसके बाद करना होगा जी। अब यदि मान लेते हैं कि लेबर कमिश्नर के यहाँ भी लेबर चला जाता है अपनी शिकायत दर्ज कराने और वहां पे उसके शिकायत को रिसीव नहीं किया जाता या कंप्लेंट ले ली जाती है पर रिसीविंग नहीं दी जाती, तो ऐसी स्थिति में लेबर या तो रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा भी अपनी लिखित कंप्लेंट इनको प्रेषित कर सकता है जी, जिसके बाद लेबर कमिश्नर को कार्रवाई करना होगा। जी। पंजीकरण को लेकर भी कुछ सवाल हैं सर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पंजीकरण और लाइसेंसिंग से जुड़े क्या कुछ नियम होते हैं? ठीक है, जो रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग से संबंधित नियम है इसके लिए प्रावधान कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 में दिया गया है। इसके तहत ये कहा गया है कि लाइसेंस के लिए आवेदन देना होगा, जो कि जो रूल्स बनाए गए थे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत इसके रूल में एक फॉर्म प्रिस्क्राइब है जिसको हम कहते हैं फॉर्म 1। फॉर्म 1 के अंदर कॉन्ट्रैक्टर को सारे डिटेल्स भरने होते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, किस तरह का काम वो करवाना चाह रहा है या किस तरह के काम में वह एंगेज है, वो चीज देना होता है। कितने लेबर्स को एंगेज किया जा रहा है ना, और कितने समय अवधि के लिए, इस प्रकार के और भी काफी सारे विवरण हैं जो कि उस फॉर्म के अंदर लिख करके देना होता है। जब फॉर्म जमा कर दिया जाता है लाइसेंस प्राप्त करने के लिए, तो जो लाइसेंसिंग अधिकारी होते हैं वो अगर चाहें तो उस ठेकेदार के संबंध में जांच भी कर सकते हैं, जांच पड़ताल कर सकते हैं
है ना, उनकी वो कितने जेन्युइन है और जिस तरह का काम वो कराना चाह रहे हैं लेबर से, उसमें किस किस प्रकार के रिस्क इन्वॉल्व हैं, उनके लिए प्रॉपर मेजर्स, प्रॉपर जो है प्रिकॉशंस लिए गए हैं या नहीं लिए गए हैं। तो ये सारे जांच पड़ताल करना भी जो लाइसेंसिंग अधिकारी है वो कर सकता है जी। इसके बाद लाइसेंस जो होता है, यदि हर तरह के जांच पड़ताल के बाद लाइसेंसिंग अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, जो भी उसका प्रिस्क्राइब्ड फीस है उसका पेमेंट होने के बाद में। और जो लाइसेंस है ये प्राइमरीली 1 साल के लिए वैलिड होता है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस दोबारा से रिन्यू कराना होता है। रिन्यूअल के बाद भी लाइसेंस फिर 1 साल के लिए वैलिड होता है। तो इस तरह से साल दर साल लाइसेंस का रिन्यूअल भी कराना होता है। जी सर, यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या यदि ठेकेदार का लाइसेंस नहीं है तो ठेका वर्कर को प्रत्यक्ष कार्यकर्ता माना जाएगा, इसे समझाइए सर। और क्या यहाँ पर दंड का भी प्रावधान है? बिल्कुल। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर अपने आप में ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यदि लाइसेंस नहीं लिया गया है या ठेकेदार का रजिस्ट्रेशन की, यदि कंपनी रजिस्टर्ड नहीं है या ठेकेदार ने लाइसेंस नहीं लिया है तो क्या वर्कर को डायरेक्ट एम्प्लॉय माना जाएगा, है ना। देखिए, यहाँ 2 चीजें जिनको हमें समझना पड़ेगा। पहली बात, जहां तक सुविधाओं का सवाल है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो कि मजदूरों की भलाई के लिए लाया गया था। इस वजह से यदि जहां तक सुविधाओं का सवाल आता है, जैसे कैंटीन की सुविधा, हाइजीन की सुविधा, है ना, विश्राम करने के लिए जगह की सुविधा, पीने का पानी, फर्स्ट एड, इस तरह की जो सुविधाएं होती हैं ये प्रदान करने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के ऊपर जिम्मेदारी होती है उसके अपने डायरेक्ट एम्प्लॉयज की। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट लेबर के ऊपर भी लागू होती है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन सुविधाओं को प्रदान करना। लेकिन वही यदि कॉन्ट्रैक्ट लेबर चाहे कि उसे परमानेंट स्टेटस दिया जाए उस कंपनी के अंदर जी, तो ये चीज कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि अंततः जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वह कर्मचारी तो ठेकेदार का ही है और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट दे रखा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत आप हमें कामगार उपलब्ध कराएंगे जी। तो ना तो नियुक्ति प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने किया हुआ होता है ना, और ना ही उसको हटाने के उसके पास में पावर्स होते हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर रिकमेंड जरूर कर सकता है ठेकेदार को यदि वह काम से संतुष्ट नहीं है तो इससे ये हमें समझ में आता है कि जहां तक सुविधाएं देने की बात है वहां पर तो माना जाएगा। बिल्कुल जो डायरेक्ट एम्प्लॉयज होते हैं उसके बराबर के अधिकार कॉन्ट्रैक्ट लेबर के पास होते हैं, लेकिन परमानेंट एम्प्लॉयमेंट या प्रमोशन या ऐसी स्थितियों के लिए उनको डायरेक्ट एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता। जी, शुक्रिया सर इतनी अहम जानकारी देने के लिए हमारे तमाम दर्शकों को। आज आपने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के बारे में इतनी अहम जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।